गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग को ऑब्जेक्टिव के विषय में हम बार बार कहते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सभी लिखा दिया जाएगा, तो उसी ऑब्जेक्टिव का चर्चा हम अभी कुछ करने वाले हैं। धीरे धीरे करके सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर 12th बोर्ड, ऑब्जेक्टिव फॉर 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें कल हम आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट था उसके विषय में बताए थे कि उसका ऑब्जेक्टिव कौन कौन इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ के विषय में हमने आप लोग को बता दिए थे। 12th बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उसके विषय में कल हम बताए थे। आज देखिए, सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिक करंट का भी ऑब्जेक्टिव छूट गया था। सबसे पहला चीज याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट में हमने आप लोग को पढ़ाए थे मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर कब डेवलप करते हैं। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम पावर is only develop when internal resistance बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जब वैल्यू सेम होगा तो पावर क्या होगा बाबू, मैक्सिमम। इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट किसी भी सर्किट में तब डेवलप करते हैं जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, सेम। और मैक्सिमम पावर का जब भी आपसे कोई वैल्यू पूछेगा तो सीधा याद रखिएगा ई स्क्वायर बाय या तो 4r स्मॉल लिख सकते हो या ई स्क्वायर बाय 4 इंटू स्मॉल आर। पावर का बात करिएगा, पावर जिसको P के नाम से जानते हैं, इसका 3 फार्मूला होता है। आई स्क्वायर आर होता है, V स्क्वायर बाय आर होता है, V इंटू आई होता है। ये भी बराबर बोर्ड में पूछे जाते हैं कि पावर का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा पावर का 3 फार्मूला होता है। पावर बराबर हमने बोले हैं आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाय आर, V इंटू आई। ये पावर का वैल्यू हो गया। अब इसके आगे देखिए, हम लोग इस पे बहुत सारे चीज का डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये पावर की बात कर रहे थे हम, मैक्सिमम पावर। अब देखिए, कभी कभी सेल की बात करता है तो सेल की बात करेगा तो सबसे पहला याद रखिएगा आइडियल सेल। आइडियल सेल कहने का मतलब हो गया कि जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल, देखो जैसे बाबू मान लो यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ये R है, ये EMF E है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर 0 होगा, इसको क्या कहेंगे, आइडियल सेल। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जिसको TPD के नाम से जानते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, जिसको V1 माइनस V2 कहते हैं, इसका वैल्यू E है और EMF भी आपका E ही है। तो दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा, TPD बराबर EMF होगा, TPD और EMF दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो उसी को किसके नाम से जानते हैं बाबू, आइडियल सेल के नाम से। तो आइडियल जब भी कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल याद रखिएगा कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम।
यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो गया तो उसको किसके नाम से हम लोग जानते हैं, आइडियल सेल के नाम से। किसके नाम से, आइडियल सेल। आइडियल सिंपली याद रखिएगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है और जिसमें टीपीडी और ईएमएफ दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल सेल। क्या कहते हैं, आइडियल सेल। अब देखिए नॉन आइडियल सेल की बात करते हैं। नॉन आइडियल सेल की बात कर रहे हैं तो नॉन आइडियल सेल हम उसको कहेंगे नॉन आइडियल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा उसको नॉन आइडियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सेल। और इसमें याद रखिएगा बाबू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे समझिएगा, ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल का बड़ा टर्मिनल, ये छोटा टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे ये आर है, ये ईएमएफ है, ये 1 हो गया, ये सॉरी ये 2 हो गया या 1, इसी को नाम दीजिए, जो भी नाम दीजिए, इसको नाम 2। तो यहाँ पे करंट इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0 जब चलिएगा बाबू तो मान लेते हैं करंट इससे जा रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका वैल्यू V1 माइनस V2 लिखिएगा, तो इसको लिखेंगे E माइनस आई इंटू आर, E माइनस आई इंटू आर। देखो यहाँ पे बाबू, या आप ये भी बोल सकते हैं इसको कि हम लोग ऐसे चल रहे हैं और ये एक दूसरे का अपोज कर रहा है, तो ये सेल का बड़ा टर्मिनल, और ऐसे चले हैं तो ये सेल का बड़ा और इसको अपोज कर रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन आइडियल। और यहाँ पे टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, नॉन आइडियल सेल। क्या नाम पड़ गया, नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल पहचानने का तरीका है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का वैल्यू अगर सेम नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन आइडियल सेल। क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सेल। अब देखिए नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, एक चार्जिंग होता है और दूसरा डिस्चार्जिंग होता है। एक चार्जिंग होता है और दूसरा डिस्चार्जिंग होता है। एक चार्जिंग होता है और दूसरा डिस्चार्जिंग होता है। तो सिंपली याद रखिएगा, पहला है नॉन आइडियल दो तरह के होते हैं, तो फर्स्ट में है बाबू चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ द सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। जब चार्जिंग की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट ऐसे चल रहा है, ये 2 ये 1। अब देखिए बाबू यहाँ पे V1 माइनस V2 की बात करते हैं, सेल का ईएमएफ E प्लस आई इंटू आर, और आपको ईएमएफ का वैल्यू E है, तो यहाँ पे टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर ईएमएफ से बड़ा होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, चार्जिंग ऑफ द सेल, चार्जिंग ऑफ द सेल। चार्जिंग ऑफ सेल में याद रखिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ईएमएफ का वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ईएमएफ से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। लेकिन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की बात करते हैं इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की बात करिएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की जब बात करते हैं बाबू तो देखिए जस्ट सब कुछ यही रहता है, लेकिन यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, ये 2 ये 1, तो V1 ईएमएफ इधर हो गया, तो V1 माइनस V2 को ही हम टीपीडी कहते हैं, तो इसका वैल्यू E
माइनस आई इंटू आर हो गया, और EMF का वैल्यू E के बराबर हो गया। तो यहाँ पे EMF भी बड़ा हो गया किससे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग तो सिंपल याद रखिएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में यही डिफरेंस है कि चार्जिंग के केस में TPD का ही वैल्यू बड़ा होता है, TPD का ही वैल्यू बड़ा होता है किससे? EMF के वैल्यू से। TPD ही बड़ा होता है किसके वैल्यू से? EMF के वैल्यू से। लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में EMF का वैल्यू बड़ा होता है किससे बाबू? TP के वैल्यू से, TPD के वैल्यू से। अब इसके आगे देखिए, कुछ और चीज को समझाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी कह देता है कि 20 गो सेल है, उसमें 4 को रिवर्स में जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 20 सेल आर कनेक्टेड एंड 4 सेल आर रॉन्गली कनेक्टेड। जब रॉन्गली रहेगा, मान लीजिए 2 टाइप्स ऑफ सेल इज कनेक्टेड तो जैसे देखो, अगर EMF नेट की बात करेगा तो n-2m इंटू EMF, जहां पे वेयर n टोटल नंबर ऑफ सेल और m जो है वह रॉन्गली, टोटल नंबर ऑफ रॉन्गली कनेक्टेड सेल, टोटल नंबर ऑफ रॉन्गली कनेक्टेड सेल। तो सिंपल याद रखिएगा, नेट EMF जब रॉन्गली कनेक्टेड रहेगा, m सेल अगर रॉन्गली कनेक्टेड है और n टोटल नंबर ऑफ सेल है, तो n-2m इंटू EMF, n-2m इंटू EMF, n-2m इंटू EMF, n-2m इंटू EMF, n-2m इंटू EMF। ये रटा हुआ होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए, इसके बाद हमने आमीटर के विषय में पढ़ाए थे, हमने सिंपली पढ़ाए थे कि आमीटर को सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। आमीटर को सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। और हमने ये भी पढ़ाए थे कि आमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। फिर वोल्ट मीटर के विषय में पढ़ाए थे कि वोल्ट मीटर हम उसको कहते हैं जिसको सर्किट के साथ हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं। इसमें भी एक शंट रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको हम लोग वोल्ट मीटर के साथ कैसे कनेक्ट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पैरेलली नहीं सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। हमने ये भी पढ़ाए थे, आइडियल आमीटर का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो। आइडियल आमीटर का मतलब रेजिस्टेंस टेंस टू जीरो, और आइडियल वोल्टमीटर का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी, रेजिस्टेंस टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए बाबू, इसके बाद है पोटेंशियोमीटर। तो देखो, पोटेंशियोमीटर इसमें सिंपल याद रखिएगा, E1/E2 का वैल्यू होता है L1/L2। E1/E2 का वैल्यू क्या होता है बाबू? L1/L2। यानी EMF हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। EMF ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। EMF हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। EMF हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। EMF हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेगा तो याद रखिएगा E/V-1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E/V-1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E/V-1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E/V-1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या लेंथ के टर्म में कहेगा तो L इनिशियल बाय L फाइनल, L इनिशियल बाय N फाइनल -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, E/V-1 इंटू R, E/V-1 इंटू R, E/V-1 इंटू R, या इनिशियल लेंथ बाय फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ बाय फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ बाय फाइनल लेंथ -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोग को। यहाँ पे हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग को पूछा जाएगा कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब मान लेते हैं सबसे पहले एक 40 वाट का है, दूसरा 50 वाट का है। अगर उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जैसे देखिए ये दो बल्ब है आपके पास, ये दो बल्ब है, ये ईएमएफ है बैटरी का। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं बाबू? सीरीज में। कैसे? सीरीज में। ये P1 है, ये P2 है, ये सेल का ईएमएफ E है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कौन ग्लो ज्यादा करेगा, तो याद रखिएगा अगर P1 का पावर बड़ा है P2 से, P1 का पावर बड़ा है P2 से, और कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज में, तो लो वाट का बल्ब, याद रखिएगा लो वाटेज बल्ब इज ग्लो मोर in case of series grouping सीरीज ग्रुपिंग के केस में याद रखेगा कि लो वाट का जो बल्ब होता है वह रोशनी ज्यादा करता है। सीरीज ग्रुपिंग के केस में लो वाट का बल्ब ही ग्लो ज्यादा करता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, देखिए एगो बल्ब ये हो गया और एक बल्ब यहाँ पे है, ये पैरेलल हो गया बाबू। अब देखिए यहां से ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये ईएमएफ है। तो इसमें हाई वाटेज, इन केस हाई वाटेज बल्ब इज ग्लो मोर इन केस ऑफ सीरीज ग्रुपिंग में रट जाइएगा बाबू। जिसका वाट कम रहेगा सीरीज में, जिसका वाट कम रहता है वह ग्लो ज्यादा करता है, जिसका वाट कम रहता है वह ग्लो ज्यादा करता है, जिसका वाट कम रहता है वह ग्लो ज्यादा करता है। लेकिन याद रखिएगा किस केस की बात कर रहे हैं, तो आपको पैरेलल की बात करेंगे। इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग में याद रखिएगा जिसमें हाई वाटेज बल्ब होते हैं वह ग्लो ज्यादा करता है। पैरेलल ग्रुपिंग के केस में जो हाई वाट का बल्ब होता है वह ग्लो ज्यादा करता है। पैरेलल के केस में जो हाई वाट का बल्ब होता है वह ग्लो ज्यादा करते हैं। पैरेलल के केस में जो हाई वाट का बल्ब होता है वह ग्लो ज्यादा करता है। जैसे इसमें देखिए एक ये भी पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद दूसरा चीज आप लोग से पूछेगा इसी में कि मान लेते हैं दो बल्ब है, दोनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। देखिए दो बल्ब है आपके पास, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है। अब एक का मान लीजिए एक का पावर P1 है, दूसरे का पावर P2 है। ये सेल का ईएमएफ है। अगर इसमें P नेट पूछेगा तो 1/P नेट बराबर याद रखिएगा 1/P1 प्लस 1/P2, 1/P1 प्लस 1/P2 इन सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज ग्रुपिंग के केस में 1/P नेट का सिंपल फार्मूला होता है 1/P1 प्लस 1/P2, 1/P1 प्लस 1/P2, 1/P1 प्लस 1/P2। अगर P नेट की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 बाय P1 प्लस P2, P1 P2 बाय P1 प्लस
P2 ये किस केस में है बाबू? सीरीज में। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें, ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछा है, लेकिन अगर पैरेलल ग्रुपिंग की बात किया जाए पैरेलल में, तो पी नेट अगर पूछेगा तो सीधे जोड़ दीजिएगा। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे तो सिंपली याद रखिएगा, पैरेलल ग्रुपिंग के केस में ये P1 है, ये P2 है, ये नेट ईएमएफ, तो P नेट की बात करोगे तो सीधा याद रखिएगा P1 प्लस P2। P नेट का पैरेलल ग्रुपिंग के केस में सीधे जोड़ देते हैं। P नेट का सिंपल फार्मूला क्या होगा? P1 प्लस P2। P नेट का सिंपल फार्मूला क्या होगा? P1 प्लस P2। P नेट का सिंपल फार्मूला क्या होगा? P1 प्लस P2। P नेट का सिंपल फार्मूला क्या होगा? P1 प्लस P2। P नेट की बात करते हैं किस केस में बाबू? पैरेलल के केस में तो सिंपली जोड़ दीजिएगा, P1 प्लस P2 कर दीजिएगा। लेकिन सीरीज के केस में अगर P नेट कोई पूछेगा तो P1 P2 बाय P1 प्लस P2 दो गो रहेगा तब। अब देखिए, इसमें कभी कभी हीटिंग इफेक्ट पूछा जाता है, तो आप सिंपल याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, हीट डेवलप अक्रॉस द, तो हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो हीट इफेक्ट को H के नाम से जानते हैं। H बराबर हीटिंग इफेक्ट इसी को कहते हैं। H बराबर होता है बाबू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, या इसी का दूसरा नाम होता है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। हीटिंग इफेक्ट का दो फार्मूला, H बराबर I स्क्वायर RT, 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 या पावर इंटू टाइम। H बराबर I स्क्वायर RT या पावर इंटू टाइम, H बराबर I स्क्वायर RT या पावर इंटू टाइम। क्योंकि आप जानते हैं I स्क्वायर को पावर कहते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट का सिंपल फार्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर RT या पावर इंटू टाइम। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, I को V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R यानी इंटू T। तो H का सिंपल फार्मूला होगा बाबू V स्क्वायर बाय R इंटू T। तो कभी कभी टाइम सेम रहता है, वोल्टेज भी सेम रहता है, तो H1 बाय H2 की बात करेंगे तो सीधा याद रखिएगा R2 बाय R1। ये तब एप्लीकेबल होते हैं व्हेन वोल्टेज एंड टाइम आर कांस्टेंट। अगर वोल्टेज और टाइम दोनों का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो हीट H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा। H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला होता है, H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला होता है, रटा हुआ होना चाहिए आप लोग को, R2 बाय R1, R2 बाय R1, R2 बाय R1। H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला होता है R2 बाय R1, H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला होता है R2 बाय R1, H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला होता है R2 बाय R1। कब? जब आपके पास वोल्टेज और टाइम के विषय में कहेगा कि फिक्स है, कांस्टेंट है, तब हीट का क्या होगा वैल्यू। तो H1 बाय H2 का सिंपल फार्मूला याद रखिएगा R2 बाय R1, R2 बाय R1। कभी कभी कह देता है कि करंट और टाइम सेम है, व्हेन करंट एंड टाइम आर सेम, व्हेन करंट एंड टाइम आर सेम। जब करंट और टाइम दोनों का वैल्यू सेम है तो H1 बाय H2 की बात करोगे तो सीधा याद रखिएगा R1 बाय R2। H1 बाय H2 का वैल्यू की बात करोगे तो R1 बाय R2 हो जाएगा। H1 बाय H2 का वैल्यू क्या होगा बाबू? R1 बाय R2। कब? जब करंट और टाइम दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। जब करंट और टाइम दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम। तो सीधा याद रखिएगा H1 बाय H2 का वैल्यू होगा R1 बाय R2, H1 बाय H2 का वैल्यू होगा R1 बाय R2, H1 बाय H2 का सिंपल वैल्यू होगा R1 बाय R2। तो ये सब याद रखना है, हर एक पॉइंट को, न्यूमेरिकल को देख, जैसे हमने बोले हुए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा करके भी सॉल्व किया जाएगा। अब धीरे धीरे करेंगे, कल
कल हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और करंट का जितना भी क्वेश्चन है या आज रात में भी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो फिर बता दिया जाएगा आप लोग को। अब मैग्नेटिज्म का जो भी सवाल है उसको भी बताएंगे आप लोग को कि मैग्नेटिज्म में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ जैसे हमने अल्टरनेटिंग का पढ़ाए थे, अल्टरनेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको रट जाइएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म की बात करोगे बाबू, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड तो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन जिसको बी के नाम से जानते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप, क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये तो यूनिट वेक्टर है बाबू, यूनिट वेक्टर, इसका ना तो यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट की बात करें बी का, तो फोर्स बाय चार्ज इंटू बी। अब देखिए यूनिट ऑफ बी की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ बी इसका होगा न्यूटन, न्यूटन कूलम मीटर पर सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं आप लोग न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर, और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर और टेस्ला, और चौथा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर और टेस्ला और वेबर पर मीटर, न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर और टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट गॉस भी होता है, द नन एसआई, द नन एसआई यूनिट इज गॉस। वन गॉस का बात करोगे तो 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, 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 10 टू दी पावर -4 टेस्ला। एक तो ये फोर्स का फार्मूला होता है। दूसरा अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स का सिंपल फार्मूला, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स का एक सिंपल और फार्मूला होता है F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी। F बराबर क्या होता है बाबू, I इंटू एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स का एक और फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे हम लोग तो F का सिंपल फार्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स F बराबर I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी, जहां पे वेयर लेंथ इज टेकन along the current direction, and it taken in form of डिस्प्लेसमेंट। इसको किस फॉर्म में लिया जाता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। यानी अगर मान लीजिए कोई क्लोज लूप रहेगा तो उसमें फोर्स की बात करेगा तो जीरो, फोर्स की बात करेगा तो जीरो। इसी को हम लोग ILB साइन थीटा भी लेते हैं, ILB साइन थीटा भी लेते हैं, ILB साइन थीटा भी लेते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तब। अब देखिए एक फोर्स बराबर होता है I इंटू परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे ये एक रॉड है बाबू, ये रॉड अगर हॉरिजेंटल पे है यानी इसमें करंट पास कर रहा है, इसका लेंथ दिया हुआ है आपके पास
और यहाँ अगर ये स्टेबल कंडीशन में है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा बैलेंस कर रहा है किसको, वेट को, किसको, वेट को। तो यहाँ पे याद रखिएगा ILB का सीधा वैल्यू हो जाएगा mg, और यहाँ से अगर I की बात करेगा करंट का तो mg/LB, या L की बात करेगा तो सिंपल रट जाइएगा। अगर कोई भी रॉड है जिसका लेंथ L दिया हुआ है, अगर वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। मैग्नेटिक फोर्स और वेट एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। और यहाँ पे I का वैल्यू mg/LB होगा, 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 I का वैल्यू mg/LB होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे थे, ILB sin थीटा होता है। और यहाँ पे अगर कोई भी रॉड है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसका सिंपल फार्मूला होगा mg/LB, 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 mg/LB। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके आगे हम रात में आप लोग को पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है लंबा वीडियो बनाने में, इसलिए इतना चीज़ जितना पढ़ाएं इसको रट जाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।